दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5 स्टार क्लासेज में। तो पिछले चैप्टर में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्पेशल क्लास ले लेते हैं जहाँ पे मिरर से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और उनके प्रकृति के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे हर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है और वहां पे काफी सारे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जो इसके कॉन्सेप्ट है कि मिरर कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो जब तक आप रे चलाने का नियम, यानी किसी दर्पण पे रे जब आती है तो परावर्तन के बाद यानी कि परावर्तित होकर किधर जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ये सारी चीजें मालूम होगी, तभी हम किसी मिरर पे बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति और वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसी कारण मैंने एक स्पेशल क्लास लगाया है, लेकिन हम लोग जो परावर्तन और अपवर्तन जो कि प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर है उसको भी आगे देखेंगे, लेकिन ये एक स्पेशल क्लास है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रे कैसे चलता है, यानी कि जो कि कोई दर्पण पे रे आया मतलब कि किरण, तो वो किस तरह से वापस लौटेगी परावर्तित होकर, तो उसके नियम को जानते हैं तभी हम प्रतिबिंब बनाना सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मिरर पे कुछ चीजों को बता देता हूँ। ये जो सी है, ये इसे हम वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आगे है फोकस। ये फोकस मतलब कि मिरर का जो फोकस होता है इसे हम लोग फोकस कहते हैं। और जो ये पोल है, ये वक्रता केंद्र और फोकस जो से मिलाने वाली लाइन को, मतलब मिरर को जो लाइन मिलाती है वो मिरर की ध्रुव होती है यानी कि पोल। तो यहाँ तक हम जाने कि ये वक्रता केंद्र है, ये है फोकस, और ये पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये फोकस दूरी जो फोकस होती है, एक मिनट, जो यहाँ पे ये मैंने कैपिटल F लिखा है, तो फोकस दूरी जब लिखा जाता है, फोकस दूरी को जब डिनोट किया जाता है फोकस दूरी, तो वहां पे स्मॉल f के द्वारा डिनोट किया जाता है फोकस दूरी को। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, ये पोल, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, r, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और ये हो जाता है उस दर्पण का रेडियस। तो ये जो r होता है, r, ये क्या हो जाता है 2f, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। पोल से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी जो होती है, ये वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये हम लोग जान के इस मिरर से रिलेटेड सारी बातें कि वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है, और वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो उसके बारे में साइन कन्वेंशन थोड़ा जानना पड़ता है, लेकिन हम अभी प्रतिबिंब के बारे में जान रहे हैं, इस कारण अभी साइन कन्वेंशन नहीं जानेंगे। हम टॉपिक वाइज जब अपना चैप्टर वाइज करेंगे तब जानेंगे वो चीज, लेकिन ये अभी जानना जरूरी था। तो इतना हमने जाना। तो आगे अब चलते हैं। रे मतलब जब कोई परावर्तित किरण जब वापस लौटेगी किसी प्रतिबिंब से टकराकर, तो वो किस प्रकार से वापस लौटेगी इसके बारे में जानते हैं। तो आइए इसको मैं मिटा देता हूँ। प्रतिबिंब स्पष्ट है, इस कारण से एक ही बार मैंने पहले इसे बनाकर रख दिया है, और इसको मैं मिटा कर ही काम चला लूंगा। आगे है रे चलाने का नियम, यानी कि अगर कोई अनंत से किरण आई तो वो किस प्रकार से दर्पण से टकराकर वापस लौटेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है फोकस है F। अब मान लिया जाए कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है, इस CP, इसको हम बोल देते हैं CP। तो इस CP लाइन के जो पैरेलल रे आएगी, मान लिया जाए कि कोई रे ऐसे आ रही है, इस लाइन के पैरेलल
कभी भी जब कोई रे इस लाइन के पैरेलल आएगी तो वह जब भी परावर्तित होगी, यहाँ पे परावर्तित हो गई, यहाँ पे जब टकराई और टकराने के बाद जब भी ये परावर्तित होकर निकलेगी तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, इस फोकस से होके क्रॉस करेगी। यानी कि ये रे आई और टकराने के बाद ऐसे फोकस से निकल गई, चाहे वो नीचे से आए ऐसे टकराएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, यहाँ से आए टकराएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, यहाँ से आए टकराएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। कहीं से भी है रे अगर समानांतर आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि केंद्र और ध्रुव के जो बीच वाली जो मिलाने वाली लाइन होगी उसके अगर समानांतर कोई रे आती है किरण तो वो टकराने के बाद फोकस को काटती हुई निकलेगी। तो ये रे चलाने का पहला नियम है और 2 नियम है, आगे देखते हैं वो सारे नियम। तो इसको मैं मिटा देता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट नियम, रे के नियम। तो वो किस प्रकार से, यहाँ पे हम लोग का फोकस है, फोकस फोकस। अब अगर मान लिया जाए कि कोई रे इस ध्रुव पे डायरेक्टली आती है, ओके, मान लिया जाए कि कोई रे आई कहाँ पे, ध्रुव पे। तो जब कोई भी रे अगर ध्रुव पे आएगी, यहाँ पे ध्रुव पे आई, आपतित हुई, और जब ये परावर्तित होगी मिरर से टकराने के बाद, तो जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन के साथ एंगल बनाएगी आने पर, वही एंगल के साथ यहाँ पे अगर थीटा बनाई तो सेम एंगल के साथ वो परावर्तित होकर निकल जाएगी, ओके, यहाँ पे थीटा, यानी कि सेम एंगल, दोनों के बीच सेम एंगल होगा डेविएशन का। अब मान लिया जाए कि वो रे यहां से भी आती है, तो यहाँ पे जो एंगल, मान लिया जाए कि यहाँ पे लैम्डा एंगल बने, तो यहाँ से भी वो लैम्डा ही बना के जाएगी। मान लीजिए कोई रे आई, यहाँ पे बने अल्फा, तो फिर जब वो परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे भी अल्फा से ही पास करेगी, होकर जाएगी। तो ये सेकेंड नियम था रे चलाने का। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये थर्ड नियम को जानते हैं। अगर कोई भी प्रतिबिंब मिरर पे बनता है तो उसको मिरर बनने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत होती है। 2 से अगर कम किरण यानी कि 1 है तो वहां पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हमें अगर कोई भी प्रतिबिंब बनाना होता है मिरर पे तो हम 2 किरण लेकर आते हैं, तभी हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और नियम कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से पास करती है या पास आती है, तो देखिए अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरह से आ रही है, ओके, सॉरी टेढ़ा हो गया, आ रही है, नीचे गई, यहाँ पे भी अवतल दर्पण है। अब जब यहाँ पे आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या नियम होता है कि अगर वो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो डायरेक्टली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी, यानी कि जिस लाइन से आई है वो उसी लाइन से लौट जाएगी। तो ये है थर्ड नियम कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। या प्रतिबिंब जो किरण है ये इस लाइन में भी जाए, अगर यहाँ जाती है और पोल से टकराती है और पोल से टकराने के बाद फिर ये इसी डायरेक्शन में यानी कि सेम लाइन में लौट आएगी। तो ये रे चलाने के 3 नियम थे जिसके द्वारा हम प्रतिबिंब बनाते हैं कहीं पे भी कोई 2 नियम का यूज करके। अब ये तो था रे चलाने का नियम, लेकिन हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम रे बना रहे हैं और अगर क्वेश्चन में आ गया कि अवतल दर्पण से बना है या उत्तल दर्पण से, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए
जो बाहरी वाला भाग अगर खुरदरा हो और जो गड्ढा वाला भाग हो वो अगर परावर्तक सतह हो तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण। और जहां पे ये उभरा हुआ भाग, ये भाग, और जो ये होगा तो जो खुरदरा, जो उभरा हुआ सतह होगा वो उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह होगा, यानी कि यहां से रिफ्लेक्ट करेगा रे। और जो गड्ढा वाला सतह होगा ये कोटिंग किया होगा। और इसमें क्या होगा अवतल दर्पण में कि जो उभरा हुआ पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, गहरा वाला पोर्शन रिफ्लेक्टेड होगा। तो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान को जान गए। अब हम जानते हैं क्या कि अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, इसके बारे में हम अब जानते हैं। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। तो अब ये पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस क्या हमारा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, तो ऑब्जेक्ट अनंत पे है, हमें तो मालूम नहीं, यानी कि रे कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो हम ये लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम रे लेके चलेंगे कि रे कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से, और वो अनंत से आ रही है। तो ठीक है भाई, हम अनंत से लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट कोई अनंत पे है लेकिन हमें मालूम नहीं है वो कहाँ आई, इसके समानांतर मैंने बताया था कि इस लाइन के समानांतर आएगी तो कहां से पार होगी, फोकस से। ओके, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई। ओके, अब मैंने बताया था कि किसी भी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो रे। तो ठीक है, हम दूसरे रे को अब चलाते हैं। तो मैंने 3 रे के बारे में बताया था, तो उसमें एक को मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट हम चाहेंगे तो इधर से एक रे इसके पैरेलल लाएंगे और टकराने के बाद वापस कर देंगे, वो भी हो सकता है। या मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, यानी कि वक्रता केंद्र पे कोई रे आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी, या ध्रुव पे आएगी तो सेम एंगल के साथ इस लाइन के वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो आइए अब नेक्स्ट जो है रे चलाते हैं। तो मान लिया जाए कि नेक्स्ट जो हम रे चलाएं, ये अगर इधर से चलाते हैं, इधर अनंत से कोई आई रे, ओके रे, और वो टकरा के कहां से टकराएगी, और जो समानांतर रे आई तो वह टकराने के बाद फोकस से निकल गई। तो हमें क्या मिला कि जो ऑब्जेक्ट अगर अनंत पे था तो उसका जो प्रतिबिंब बना वो फोकस पे बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा ये छोटा होगा और उल्टा होगा। क्योंकि यहाँ पे अनंत से प्रतिबिंब आई है तो डायरेक्ट फोकस पे हमने काटा है। इसका आंसर प्रतिबिंब के बारे में जब हम अगले पोजीशन में बताएंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, फोकस पर छोटा बनेगा और उल्टा। आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बार मैं दर्पण को नहीं बना पाऊंगा, इस कारण से मैं एक बार में ही ये दर्पण बना दिए हूँ। अब आगे कंडीशन वाइज रखते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो होती है कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत, तो अनंत पे करने के लिए ये हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट अनंत
अनंत, और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अनंत पे नहीं है, हमें मालूम है कि कहाँ पे है, तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच स्थित है, और यहाँ पे क्या है, फोकस। फोकस तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब रे चलाने के नियम को देखते हैं। चलाएंगे अब रे, तो ऑब्जेक्ट से हम रे निकालते हैं, तो इसके पीक पॉइंट से रे पार हुआ, ओके। ये कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ओके। अब सेकंड क्या हम लोगों को कहता है कि अगर दूसरा रे चलाने का नियम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, या इस ध्रुव पे लाते हैं तो जिस एंगल के साथ इस लाइन के जिस एंगल के साथ इस लाइन पे झुका होगा वो रे उसी लाइन के साथ सेम एंगल के साथ वो परावर्तित होगा। तो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला अपना नियम लगाते हैं। तो ये जो रहा हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास किया रे को। तो ये रे ऐसे गया था और ऐसे आया, और ये ऐसे गया और सेम डायरेक्शन में ऐसे आ गया। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो जहां पे दो रे एक दूसरे को काट देंगी परावर्तित होने के बाद, मतलब आपतित कंडीशन में नहीं, जब परावर्तित होगी उस समय, जब जहां पे वो ऑब्जेक्ट को काटेगा, मतलब जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहीं से हमारा प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब मिल गया। ये जो प्रतिबिंब है कि अगर कोई अनंत पे ऑब्जेक्ट है तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, तो हमें सेंटर यानी कि केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब मिला। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति जो है ये उल्टा होगी, तो हमें प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक एक बात मैं बता दूं कि अगर प्रतिबिंब रिफ्लेक्टेड सतह के ही तरफ यानी कि सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ रिफ्लेक्टेड सतह है किसी दर्पण का, उस तरफ अगर प्रतिबिंब बन जाती है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक ही होगी। तो ये प्रतिबिंब हमारा बना कहाँ पे, केंद्र और फोकस के बीच उल्टा और वास्तविक बना है। अब आगे बढ़ते हैं तो अपने नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में बढ़ते हैं, फिर से इसे मिटा देते हैं। तो ये था केंद्र, अनंत और केंद्र के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमने जाना। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा कंडीशन है कि अगर वो ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तब कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये था हमारा सेंटर और ये था हमारा फोकस। अब कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर ऑब्जेक्ट कोई सेंटर पे होगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो सेम वही आगे करते हैं जैसे रे चलाना था, ठीक है, रे चलाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा यानी कि ये सेंटर है और ये फोकस है, ये पोल है, तो अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखेंगे। तो ओके, चलते हैं। अब रे के नियम से हम अपना रे चलाएंगे। ओके, तो ये जो रे है यहां से गई, सॉरी यहाँ पे टेढ़ा हो गया, फिर से मैंने जल्दबाजी के चक्कर में टेढ़ा कर दिया। ये जो है फोकस से पास हो गई। ओके, रे कैसे चली, ओके मैं डबल मार्कर ले लेता हूँ, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट रे हम चलाएंगे यानी कि अपना नेक्स्ट नियम, तो हमारा नेक्स्ट नियम क्या था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगी। ओके, थोड़ा सा ये जो मैंने हाथ से बनाया तो माइनर मिस्टेक हो रहा होगा कहीं कहीं पे। तो ये जो रे इधर आई ये वापस भी इसी लाइन में चली जाएगी। तो हमारा कट कहाँ पे मिला, कट इस पॉइंट पे मिला।
तो प्रतिबिंब हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। अब जो प्रतिबिंब का आकृति होगा, यानी कि इससे प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो हो जाएगा आकार समान होगा, समान, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जिस हाइट का ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी हाइट का ऑब्जेक्ट हमें उसके प्रतिबिंब में दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया होगा क्योंकि हाथ से बनाया गया है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो हमें ये मिला, इसका आकृति की आकार में समान होगा। अब जो नेक्स्ट ये बना कहाँ है, तो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि केंद्र पे, केंद्र पर। अगर वस्तु केंद्र पर है तो मतलब केंद्र पर वस्तु, तो हमें केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब मिलेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा, वास्तविक। तो हमें पता चला कि कैसा प्रतिबिंब कब बनेगा। अब नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे कि सेंटर और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं, तो ये इसको हम मिटाते हैं। अब हमको देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, सेंटर यहाँ है और फोकस यहाँ है, हमें इसके बीच में किसी पॉइंट पे रखना है ऑब्जेक्ट। तो हमने रख दिया। अब रे चलाने के नियम से हम चलते हैं। आपको लग रहा है कि मैं बार बार एक ही रे ले रहा हूँ, अब की नेक्स्ट रे लेके दिखा देता हूँ। रे का नियम यहाँ से सेम एंगल से हम इसको डेविएट करेंगे। ओके, अब नियम था हमारा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होगी तो कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है, सेम एंगल हमको लेके आना है, सेम एंगल। और आपको समझाना भी है। और क्या था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है कोई रे, इसके पीक पॉइंट से, जब भी रे जाएगी इसके पीक पॉइंट से और टकराने के बाद सीधा इसी लाइन में वापस आ जाएगी, गई और वापस आ गई, गई और वापस आ गई। अब जो यहाँ पे हमें कट पॉइंट मिला, यहाँ पे कट पॉइंट जो मिला, यहाँ पे ही हमारा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रतिबिंब है। ये था ऑब्जेक्ट, और ये जो है इमेज, ये है इमेज। तो अब हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्रकृति देखिए, ऑब्जेक्ट छोटा है और ये इमेज जो बना ये बड़ा है। तो इमेज कैसा बना, बड़ा। ओके, इमेज की प्रकृति कैसी है, यानी कि वास्तविक है, आभासी है। तो मैंने बताया था कि अगर मिरर के रिफ्लेक्टर सतह के डायरेक्शन में अगर कोई इमेज बनता है तो वो हमेशा वास्तविक होगा। तो ये वास्तविक। और उल्टा, जो इमेज बना क्या बना, उल्टा। तो ये सारी चीजें थी कि इमेज कैसे कब बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो एक कंडीशन और आएगा कि फोकस पे कोई वस्तु हो तो फोकस के लिए भी हम आगे देखते हैं कि फोकस पे वस्तु रहने पर इसका इमेज कैसा बनता है। तो आइए देखते हैं फोकस के लिए। ये सारी चीजें बहुत आसान है, बस रे चलाने का नियम मालूम हो और थोड़ा ये जो वो क्या कि एकदम सटीक कट मिले, क्योंकि कभी कभी कट के कारण भी गलती होता है। अगर आप सही से रे को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाइएगा तो कहीं कहीं पे वस्तु, जैसे हमें अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम बनाए थे, वस्तु की आकृति वहां पे समान होती है लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक के कारण वस्तु की जो इमेज थी वो बड़ी मिल रही थी। तो वो सब चीजें भी ध्यान में देना है, क्योंकि अगर आप उस चीज को याद नहीं करते और डायरेक्ट आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं,
मेनली यही मिरर पे इमेज बनाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं और याद नहीं करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप माइनर मिस्टेक अगर कहीं पे करते हैं तो वहां से आपकी पूरी इमेज की प्रकृति ही गलत हो जाएगी, वहां पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन आप उसको भी पकड़ सकते हैं, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर सेंटर पे किसी चीज का ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो सेम टू सेम उसके जैसा, केवल उसका एक चीज चेंज होता है कि वो उल्टा बनेगा। अब आइए हम जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है तो ओके, फोकस से रे चला दिए, रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, ये इधर गया, ये वाला नियम लेके चलते हैं। यहाँ पे टेढ़ा हो जा रहा है, देखिए ये जो दोनों लाइन है ये आप एक दूसरे से काफी मतलब दूर होता जा रहा है। जैसे ही ये बोर्ड के नीचे अगर जाता है तो ये आगे जब बढ़ेगा ये और धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे, यानी कि किसी पॉइंट पे जाके ये कटेगा लेकिन अनंत पे उसका प्रतिबिंब बनेगा और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन अब अनंत पे तो मैं उसको दर्शा नहीं सकता कि अनंत पे कहाँ बनेगा, लेकिन ये फैलता जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉइंट पे ये जाके एक दूसरे को काटेगा। ऐसे है, धीरे 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 जाके फैलता जा रहा है लेकिन जाके कहीं पे एक दूसरे से मिल जाएगा। अब आगे है कि अगर तो यहाँ पे क्या बना, बड़ा बना, बड़ा उल्टा ही बनेगा, उल्टा उल्टा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फैलता होगा लेकिन ये कहीं पे जाके मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पे जितना दिखाना संभव होगा मैंने दिखाया, लेकिन ये कहीं पे जाकर जाके ये एक दूसरे को कट करेगा, जो कि एक पॉइंट होगा क्या, अनंत। तो वहां पे जाके ये कट करेगा, थोड़ा सा फैलता हुआ ये दिखाई दे रहा है लेकिन ये ऐसा है नहीं। अब ये जो बनेगा ये वास्तविक बनेगा क्योंकि मिरर के साइड में ही बन रहा है, उल्टा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। तो ये था अगर फोकस पे कोई है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत, अनंत पे बनेगा, वास्तविक, उल्टा। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये जो है फोकस है और प्रतिबिंब बीच में रख दिया गया। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे रखा गया, फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम ले चलते हैं अपना, यहाँ से लाए, इसको कट किया, निकला, यहाँ से लाए, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो रे लगता है कहीं पे भी नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पतला था, आगे बढ़ता जा रहा है, ये काफी फैल रहा है। वहां पे तो हमारा माइनर मिस्टेक हाथ के कारण हुआ था क्योंकि हम हाथ से मिल रहा तो फैलता दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पर फैल नहीं रहा था, अनंत पे जाके मिलता। लेकिन यहाँ पे जो है ये साफ ही दिखाई दे रहा है कि ये फैलेगा, रेज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ये देखा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा से निकला और ये जो है फोकस को काटता हुआ निकला। तो यहाँ पे है जो ये हमें पीछे इमेज कहीं पे भी कटने के बाद नहीं मिलेगा। तो अब बात हुई कि हमें तो इमेज नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे। तो हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशन में इस लाइन को डॉट लाइन से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को भी डॉट लाइन से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ पे कट गया, हमारा दोनों लाइन एक दूसरे से मिल गया। अब जो प्रतिबिंब होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब कोई पूछेगा हमसे कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी और बड़ा बनेगा। आभासी बना, बड़ा बनेगा और दर्पण से पीछे बनेगा। ओके, तो ये था आभासी, बड़ा, दर्पण से पीछे। तो ये थे अवतल दर्पण में किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, अगर स्थिति उसके चेंज कर करके रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगा, ये था। अब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण पे कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैं अपने टॉपिक मतलब जो चैप्टर वाइज चल रहा था उसके साथ ही मैं उसको भी बता दूंगा थोड़ा सा। और एक दिन नेक्स्ट क्लास में हम लेंस से जुड़े हुए जो इमेज बनते हैं उनको भी देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि इमेज कैसे बनता है। इसमें सबसे ज्यादा मेन है रे चलाने का नियम। अगर वो किसी बंदे को आ जाता है तो वो खुद ब खुद किसी दर्पण से रे मतलब इमेज निकाल सकता है, उसकी प्रकृति निकाल सकता है कि इमेज कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक होगा, आभासी होगी या उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये सारी चीजें वो ज्ञात कर सकता है अगर वो रे चलाने का नियम जानता है। तो मेनली इसमें यही है कि रे कैसे चलाया जाता है। अब मैंने जैसा भी बताया कि लेंस का भी एक स्पेशल क्लास ले लूंगा, लेकिन जो हमारा टॉप चैप्टर वाइज चल रहा है अभी में हमने सर्कुलर मोशन जो किया उसके बाद हम प्रक्षेप गति और उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें ही मैं थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बारे में जो है उससे बने इमेज, उसमें लगभग आभासी इमेज ही बनता है, तो वो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उसको मैं कवर कर लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, चैनल हमारा अच्छा आपको संतुष्ट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद,